आ गया आ गया। दोस्तों 3 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपकी तैयारी कराते जा रहा हूँ। पहले ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर आपको करा दिए हैं, 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले हर प्रकार से क्वेश्चन आपको बता दिए। व्याकरण वाले भी आपको क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए थे। अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से क्वेश्चन देख रहे हैं और मैं आपको सॉल्यूशन के साथ तैयार कराते जा रहा हूं। इससे दोस्तों आपको पता चल जाएगा पेपर पैटर्न क्या रहने वाला, किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और व्याकरण के क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, बुक के क्वेश्चन किस प्रकार से रहते हैं, ऑब्जेक्ट किस प्रकार से रहते हैं, पेपर के माध्यम से दोस्तों हम जान रहे हैं। ओके, तो ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए थे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 में से हमने दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 11वीं तक देख लिए थे। अब दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन देखने हैं और सॉल्यूशन कवर करने हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, वीडियो को ध्यान से अंदर देखते जाइएगा। मैं हर क्वेश्चन को आपको बताते जाऊंगा, उसको सॉल्यूशन समझाते जाऊंगा और उससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन होंगे उन्हें भी मैं आपको कवर कर दूंगा। ओके, ताकि दोस्तों आपकी हर प्रकार से तैयारी हो। और आगे कहेंगे तो उसको पेपर के बाद हम सॉल्यूशन के बाद टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव की भी आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए अथवा हमें बीरस की परिभाषा उदाहरण दिए। तो पहले तो मैं गुण वाला टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। ओके, पहले तो शब्द गुण की परिभाषा और आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी प्रकार से माधुर, ओज आदि रस के धर्म होते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी। मैं रस की परिभाषा, शब्द गुण की परिभाषा क्या है, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें हम क्या शब्द गुण कहते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर, ओज, प्रसाद। ओके, इस प्रकार से हमसे ओज गुण की परिभाषा पूछी जा रही। तो ओज गुण क्या होता है, जिस काव्य के सुनने या पढ़ने से चित्त में उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, वह रचना हमारी क्या ओज गुण संपन्न होती है। और जो आपके बीरस के उदाहरण होते हैं वही दोस्तों आपके ओज गुण के भी मैं आपको उदाहरण लिख देने हैं। बुंदेरो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी बाई रानी थी। तो बीरस के भी जब आप बताएंगे उदाहरण तो उसमें भी आप बता सकते हैं, ओज गुण में भी हो जाता है। ओके, और वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। तो वो भी क्या है ओज गुण है या बीरस ही पाया जाता है। ओके, जिस प्रकार से माधुर का भी आपको तैयार करके रखना है कि जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से मन पुलकित हो उठे वो आपका माधुर गुण होता है और ये आपका प्रसाद गुण। ओके, तैयार करके रखिएगा। अब देख लेते हैं हम रस। बीरस हमसे पूछे जा रहा है। तो बीरस की परिभाषा क्या हो जाएगी, सा हृदय के हृदय में स्थित उस साय नामक स्थायी भाव का जब विवाह अनुवाद संचारी भाव संयोग होता है वहां भी रस की निष्पत्ति होती है। रस की किसी भी रस की परिभाषा पूछे, हास्य रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, परिभाषा आप देखेंगे सबकी सेम ही रहने वाली है, सा हृदय के हृदय में स्थित। बस जिस भी रस की आप परिभाषा बता रहे हैं यहाँ उसका आपको क्या है स्थायी भाव लिख देना है। बीरस का है तो इसलिए थोड़ा इसे अंडरलाइन किया गया है। बाकी देखिए परिभाषा वही रहती है, नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभाव संचारी भाव संयोग होता है, वहाँ उस रस की निष्पत्ति हो जाती है। पर आपका उदाहरण तो आपका वही रहने वाला जो मैंने आपको बताया। बीरस का जो उदाहरण होता है वही ओज गुण का उदाहरण भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा में है रोलर छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए अलंकार की दोस्तों हम बात करें तो अलंकार में आपको बता दूंगा कि कक्षा 11वीं के सिलेबस में आपका वक्रोक्तिक अलंकार है। ओके, इसके बाद दृष्टांत अलंकार है, विशेषोक्तिक अलंकार है। ओके, ये आपके मेन 3 अलंकार होते हैं। दृष्टांत अलंकार ही आपका उदाहरण अलंकार हो जाता है। वो कहता है ये आपके 3-4 अलंकार है जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। तो यहाँ से वक्रोक्तिक अलंकार पूछा जा रहा है। तो वक्रोक्तिक अलंकार क्या है, केवल आपको इतना ही बताना है। ओके, ये तो थोड़ा ज्यादा डिटेल से आपका दिया हुआ है लेकिन आता ही नहीं है आपका। तो ओके, बहुत ही कम चांस है कि स्लेश वक्रोक्तिक पूछ लिया जाए या काको वक्रोक्तिक पूछ लिया जाए। मेन आपका यही आएगा वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। कितना लिखना है पेपर में, इतना लिखना है, 2 नंबर के लिए इतना लिखना है। ओके, परिभाषा क्या है, जब सुनने वाला व्यक्ति श्रोता, कहने वाले व्यक्ति वक्ता की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है वक्रोक्तिक अलंकार कहलाता है। ओके, जैसे आप किसी को कुछ कह रहे हैं लेकिन आपका कहने का मतलब कुछ है और है, लेकिन जो व्यक्ति समझ रहा है उसने कुछ उसका गलत मतलब समझ लिया है, उल्टा मतलब समझ लिया है, तो वो आपका वक्रोक्तिक अलंकार के अंतर्गत आएगा। ओके, उदाहरण आपको तैयार करना सबसे सिंपल यही है आपका, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कहता हूं बरसो। इसका मतलब क्या हुआ है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है, घनश्याम का 2 मतलब, तो कृष्ण जी से मतलब है, दूसरा घनश्याम बादल को भी कहा जा रहा है। ओके, तो यहाँ कृष्ण जी आते हैं तो राधा जी पूछती भाई कौन गेट पर आया है इस बार। ओके, कौन आया है गेट पर, तो उन्होंने कहा मैं घनश्याम। ओके, अब कृष्ण जी अपने बता रहे कि मैं कृष्ण हूँ। ओके, लेकिन अब राधिका जी इसका क्या मतलब निकालती है कि वो बादल, कहीं बादल हो तो कहीं और जाके बरसो, इस प्रकार से। ओके, तो ये इसका जो अर्थ जो कहा जा रहा है उसका अगर उल्टा अर्थ निकाल लिया, दूसरा अर्थ निकाल रहा है जो हमारा श्रोता है, तो वो आपका क्या है वक्रोक्तिक अलंकार कहलाएगा। ओके, इस प्रकार से। बाकी आपको विशेषोक्तिक अलंकार सीख के रखना है और दृष्टांत अलंकार सीख के रखना है। ये एक बार पढ़ लीजिए। ओके, सिंपल आपका दिया हुआ है।
तो ये 2 3 3 रखिएगा, आपको 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। छंद की बात करें, 2 ही छंद है, रोला छंद और मुक्तक छंद। ओके, और ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता दूं अर्धवार्षिक परीक्षा की, ये आपकी मेन जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें भी इतना ही आपका सिलेबस रहने वाला, मतलब पूरा टोटल आपका क्लास 11th का मैं बात कर रहा हूँ, अभी पढ़ लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा में इतना ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो छंद हम देख लेते हैं। तो छंद केवल आपके 2 छंद, एक रोला छंद है और मुक्तक छंद है। रोला छंद भी आपका ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। यह एक सममात्रिक छंद होता है और इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11-13 मात्राओं की यति होती है। इसके अंत में प्राय 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक होना हो जाती है। ओके, होना आवश्यक है। उदाहरण आपका दिया हुआ है। ओके, बाकी देखिए सिंपल उदाहरण आपको कम मिलेंगे, थोड़ा आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो ये तैयार कर लीजिएगा। ये शिवाजी के ऊपर लाइनें दी हैं। जाति जाति हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से पल मेट विधर्मी मुगल कुराजी। तैयार कर लीजिएगा। मुक्त छंद भी आपको होता है, तैयार करके रखना है, उसका उदाहरण आपका ये दिया हुआ है। ये 2 ही छंद है, 2 छंद पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी 2 नंबर आपके क्या है फिक्स हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न 14वां, जिसमें हमारा निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। ओके, तो इसे हम देख लेते हैं। तो हम शब्द की बात करें। ओके, मैं आपको क्या उस क्वेश्चन को तो समझाते ही जा रहा हूँ, उसके साथ ही उसके अगल बगल और क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी मैं कवर करते जा रहा हूँ। टॉपिक को भी एक प्रकार से मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। ओके, मतलब वो किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, क्योंकि हर प्रकार से मैं तैयारी आपकी करा रहा हूँ। ओके, तो शब्द की हम बात करें तो शब्द आपके 3 है, क्षेत्रीय तकनीकी निपात। तो कक्षा 12 में भी यही रहते हैं आपके। ओके, तो देखिए क्षेत्रीय तकनीकी निपात शब्द पूछे जा रहा है। तो निपात शब्द एक अवयव है जो किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ओके, जैसे भी, तो, भर, तक, ही, नहीं, ये सब आपके निपात शब्द हैं। आ जाता है कई बार आपके विकल्प में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है कि तो क्या है, तो निपात शब्द है, भी क्या है, निपात शब्द है। ओके, इस प्रकार से क्षेत्रीय शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाएं, आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो क्षेत्रीय शब्द। जैसे झोला हो गया, थैला, झाड़ू, लुटिया, ये सब आपके यहाँ लोटा, लुटिया, ये सब आपके क्षेत्रीय शब्द है। तकनीकी शब्द जो किसी विशेष मुख्य विषय के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो किसी विशेष विषय के लिए बने हों। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण आप कब पढ़ते हैं, जब आप अगर फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ें तभी गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा यूज नहीं करते। ओके, नाभिक हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, तो ये सब फिजिक्स से संबंधित है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत साथ पढ़ते हैं तभी हमें मिलते हैं ये शब्द, बाकी हम इनका नॉर्मल लाइफ में उपयोग नहीं करते। तो ये आपके तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। मैंने तीनों प्रकार कोई भी आपका आ सकता है। ओके, मैंने आपको तीनों इसलिए कवर करा दिए। नेक्स्ट आपसे मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन आपका आ सकता है, अब जिसमें कहा जाएगा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर आंखों का प्यारा, मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया, कोई भी और आपका आ सकता है। जैसे कहा जाए काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अशिक्षित होना। वाक्य प्रयोग करना है तो कहा जाए कि राहुल की पत्नी काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अशिक्षित। हो गए। फिर कहें आंखों का तारा, आंखों का तारा यानी बहुत प्रिय होना, राहुल अपनी माता का बहुत आंखों का तारा। इस पर सिंपल है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं और भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर दीजिए। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। राष्ट्र जो राजभाषा होती है एक संवैधानिक शब्द है और यह भाषा राजकाज की भाषा होती है, राजभाषा होती है, राजकाज की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा एक स्वाभाविक तथा जन स्वीकृति से उत्पन्न शब्द है, जो यह भाषा जनता की भाषा होती है। जो राजभाषा है ये शब्दावली सीमित होती है, क्योंकि पूरी एक राजवंश की भाषा, जो राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा होती है, इसलिए जो उसकी शब्दावली होती है वो विस्तृत होती है या बड़ी होती है। राजभाषा नियमों से बंधी होती है, फिर राष्ट्रभाषा क्या है, व्यक्ति जो होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। ये हो जाता है राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर। आगे देख लेते हैं। अथवा में दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने का भी आता है, शुद्ध वाक्य दिया जाता है और उन्हें आपको क्या शुद्ध करके लिखना पड़ता है। तो ये भी आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, उसने मेरे को कुछ नहीं किया, इसका आपको शुद्ध वाक्य बनाना है। शुद्ध वाक्य बन जाएगा उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे को जगह आ जाएगा मुझे, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। ओके, ये आपका हो जाएगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो यहां हो जाएगा आपका, इसका शस्त्र की जगह आपको हो जाएगा अस्त्र। बंदूक उपयोगी अस्त्र है। अब अगर तभी आपको ये समझ में आएगा जब आप क्या है अस्त्र और शस्त्र के बारे में जानते हैं। अस्त्र क्या कहलाते हैं, अस्त्र से आप, मैं आपको कंफ्यूज भी ना हो इसलिए मैं ट्रिक भी बता दे। अस्त्र से आप से आकाश याद रखिए, मतलब ऐसे जो हथियार जो क्या हवा में फेंक कर चलाए जाते हैं। जैसे आपका भाला हो गया, भाला को कैसे हम फेंकते हैं तो वो हवा में उड़ के जाके सामने वाले दुश्मन को है वार करता है। ओके, धनुष हो गया इस प्रकार से। तो जो सामने वाले उड़कर मतलब जा रहा है जो हथियार, वो आपका क्या है गोला किसी को फेंक रहे हैं आप। ओके, तो वो सब आपके अस्त्र में जाएंगे। शस्त्र क्या होता है, जो हाथी में हम लिए रहते हैं, जैसे तलवार है, तलवार हाथी में लिए लड़ते हैं तो वो आपके शस्त्र में जाता है। अब बंदूक को एक अस्त्र की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि बंदूक की जो गोली है वो उड़कर जा रही है, उड़कर एक प्रकार से सामने वाले को वार कर, इसलिए इस अस्त्र की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो इस प्रकार से रहता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो 16वां आएगा और 17वां क्वेश्चन आएगा वो कवि परिचय लेखक परिचय रहने वाला है। आप जानते हैं 3 नंबर कवि परिचय आने वाला, 3 नंबर लेखक परिचय आने वाला है।
तो यहाँ में दिया हुआ है कबीर और जिस प्रकार से मैंने बताया सेम इसी बार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। ओके, कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय, जीवन परिचय नहीं, आपको यह साहित्यिक परिचय करना। ओके, साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। साहित्यिक परिचय आपको लिख लेना है, साहित्यिक परिचय शब्द यूज होता है, साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। कवि परिचय में 2 रचनाएं, भाषा शैली रहती है और आप ओके, यहाँ आपका टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए 2 रचनाएं आएगा, फिर आएगा काव्यगत विशेषता यानी भावपक्ष कलापक्ष आपको बताना, इस प्रकार से लिखकर आएगा काव्यगत विशेषताएं, या फिर दोस्तों आपका लिखकर आ सकता है भावपक्ष कलापक्ष। ओके, तो भावपक्ष कलापक्ष आपका लिखकर आ सकता है, भावपक्ष और कलापक्ष। फिर इसके बाद आपका आएगा यहाँ साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान ये आपसे रहता है। ओके, और लेखक परिचय में आपका रहता है 2 रचनाएं, फिर रहती है आपकी भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ओके, भाषा शैली आपका यहाँ रहेगा, तीसरे नंबर पूछा जाएगा आपका साहित्य में स्थान। ये पॉइंट आपके रहते हैं, तो 3 पॉइंट में आपको चाहिए, चीजें तैयार करनी पड़ती है। लेखक परिचय में 2 रचनाएं, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान, लेखक में 2 रचनाएं आपका रहता है, और फिर इसके बाद भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ओके, बात करें किसका तैयार करना है, तो देखिए त्रैमासिक परीक्षा में आपको कबीर और मीरा का तो आपको मैंने तैयार कराया ही था, कबीर का और मीरा का आपने तैयार होगा ही, क्योंकि ओके आपने त्रैमासिक परीक्षा में पढ़ा था, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र का भी याद ना होगा, तो भवानी प्रसाद मिश्र का आपको तैयार कर लेना है। लेखक परिचय में बात करें तो प्रेमचंद और मन्नू भंडारी, इन 2 का हाई चांस है, पढ़ के रखिएगा, 2 तैयार कर लीजिएगा, एक ना एक आ जाएगा। 3 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, 3 नंबर लेखक परिचय, 3 नंबर आपके कवि परिचय, मतलब एक बार से फिक्स ही आपका यहाँ रहता है, 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। बाकी सॉल्यूशन देख लेते हैं किस बार से लिखना है। मीराबाई का पहले बता देता हूँ मैं आपको, कवि परिचय 2 रचनाएं बतानी है, फिर भाव पक्ष लिखना पड़ता है, फिर कला पक्ष बताना पड़ता है, और साहित्य में स्थान, ये पूरा आपका तरीका रहता है। ओके, इसी बार से आपको क्वेश्चन आता है, सेम इसी वजह से क्वेश्चन दिया हुआ इस बार से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको दिखा दूँ, सिंपल दिया, 2 लाइन में आपको बताना, ज्यादा 3 नंबर करता है। ओके, तो आपका 2 लाइन में भाव पक्ष, 2 लाइन में कला पक्ष, 2 लाइन में साहित्य में स्थान। ओके, कबीरदास का भी मैं आपको बता देता हूँ, कबीरदास का दिया हुआ 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। भवानी प्रसाद मिश्र का भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 रचनाएं, ये दिया है भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान, जिसमें थोड़ा डिटेल से दे दिया है, आप 1-2 लाइन स्किप कर दीजिएगा। यहाँ से 4 लाइन है, तो 4 लाइन की आपको क्या है, 4 लाइन पढ़ लीजिएगा, और पेपर में से भी 1-2 आपको भूल ही जाएंगी, तो आपको 2 लाइन तो आपको लिखना ही होगा। 4-4 लाइन पढ़ के जाएगी, जब आप क्या है अच्छे से पेपर में 2 लाइन लिख पाते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ साहित्य में स्थान कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने आपको तीनों कवि परिचय बता दिए हैं। अब मैं आपको लेखक परिचय बता देता हूँ। पहले तो प्रेमचंद का आपको तैयार करके रखना है, गबन गोदान करभूमि सेवा सदन रंगभूमि, ये सब क्या है प्रेमचंद की रचनाएं हैं। फिर ये दिया है भाषा शैली, पहले सबसे पहले लेखक आपको कई परिचय में क्या बताना है, भावपक्ष कलापक्ष, यहाँ बताना भाषा शैली, तो पहले भाषा दिया हुआ है, फिर शैली बताई गई है, और साहित्य में स्थान आपका ये दिया हुआ है। तो इसकी सोच लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ मन्नू भंडारी जी का, तो 2 रचनाएं, भाषा शैली, और फिर उसके बाद दिया हुआ है साहित्य में स्थान। ओके, शैली में हम बात करें वर्णात्मक, वार्तालाप शैली, मुहावरेदार शैली, उनके बारे में भी आपको 2 लाइन डिटेल से बतानी है। नहीं बता पाते तो नाम भी आप लिख दे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, बता देना। जैसे डायरेक्ट प्रेमचंद की हम जैसे बात करें तो आपको लिख देना प्रेमचंद जी ने वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से आप लाइन लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। बाकी आप डिटेल से लिख सकते हैं इस प्रकार से एक लाइन, तो भी आप और अच्छा आपका रहेगा। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने लेखक परिचय और कवि परिचय आपको बता दिए। 18वां दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि दूर के डोल सुहावने होते हैं, भाव पलवन कीजिए। इस प्रकार से कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी और आपसे भाव पलवन करने के लिए कहा जाएगा। ओके, और इसके नेक्स्ट अथवा में है क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के मध्य संभावित संवाद लेखन करना है, संवाद लेखन करना है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम भाव पलवन देख लेते हैं। ये आपका दिया है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर आपका भाव पलवन जैसे है ये आपको पूरा अच्छे से बताया जा रहा है, पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब कई प्रकार की आपकी लाइनें आ सकती है, जरूरी नहीं कि दूर के ढोल सुहावने बताया तो यही पेपर में रखा जाए। इसी प्रकार की मैं और भी आपको लाइनें आपको तैयार करा देता हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा आपकी हर प्रकार से तैयारी कराऊंगा, ताकि दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। फिर आ सकता है आपका बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, तो ज्यादा नहीं बताना पड़ता, 3 से 4 लाइन में आप उसको बता सकते हैं। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जिए आ सकता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो एकदम प्योर सिलेक्टेड है उनका आपको बता रहा हूँ। देखिए बाकी आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आप क्या है हिंदी कोर्स ले लीजिएगा। हिंदी कोर्स ले लेते हैं तो हिंदी का दोस्तों आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, कंप्लीट आपकी ग्रामर तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर होंगे, चाहे काव्यखंड, गद्यखंड, विधान, उक्ति, माध्यम, हर टॉपिक का आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो फिर आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ये उसी के आपको पूरी क्या है पीडीएफ मटेरियल दिया हुआ है। ओके, तो वहां से अगर आपको मिल जाएगा मटेरियल तो आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो बैच जरूर आप ले लीजिएगा ऐप पर जाकर। ओके, तो साहित्य समाज का दर्पण इस प्रकार से आपको लाइन दे दी जाए, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, इसका आपको भाव पलवन दे दिया जाए, इस प्रकार से आपका रहता है। ओके, तो ये सभी आपको क्या तैयार करके रखना है।
और भी यहाँ दिया हुआ है। ये सब आपको एक बार भी अगर पढ़ लेते हैं और पेपर में आ जाए तो फिर आराम से आप लिख लेते हो। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये सभी लाइनें एकदम सिलेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं संवाद लेखन। तो संवाद लेखन देख लेते हैं। संवाद लेखन जैसे आपके है क्रिकेट के खेल में विषय में दो मित्र बात कर रहे हैं, तो ये संवाद लेखन तो कोई रटने की चीज़ नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दो मित्र बात कर रहे हैं तो दो मित्र का नाम दीजिए, एक का देख दिया हमने राहुल नाम दे दिया जैसे यहाँ, ओके, और दूसरा का जैसे हम रोहित, ओके। तो बस एक व्यक्ति एक दोस्त बोल रहा है, फिर उसके उत्तर में दूसरा दोस्त बोल रहा है, इस प्रकार से आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कोई एकदम आपको रटा रटा नहीं लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। रोहित कहता है, राहुल क्या तुमने कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ क्रिकेट मैच देखा? राहुल बोलता है, हाँ मैंने देखा है, बहुत ही रोमांचक मैच था। रोहित ने बताया कि भैया कौन कितने ओवर में कितने रन बने हैं, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, इस प्रकार से। तो अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं। ओके, 3 लाइन आपके क्या है, एक रोहित की बताई, 3 लाइन आपको राहुल की बता दी। इस प्रकार से टोटल 6-7 लाइन में आपको क्या है संवाद लेखन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में आ सकता है कि परीक्षा की तैयारी हेतु या परीक्षा की तैयारी को लेकर दो मित्रों में संवाद लेखन। तो एक विनय और अजय पर हमने यहाँ बात करा दी है किस प्रकार से। अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, बाकी आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए तो और आसान आपके लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको संवाद लेखन करना पड़ता है। अब नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो आपका रहने वाला आपतट गद्यांश या आपतट पद्यांश। आपको पहले आपतट पद्यांश दिया जाता है, अथवा में गद्यांश रहता है। तो जो पद्यांश होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, तभी उसके उत्तर आप दे पाएंगे। अर्थ निकालते कोई भी आपका आ जाता है पद्यांश तो इतनी आसानी से हमसे बनता नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आप कमेंट बॉक्सेस के सॉल्यूशन बताइएगा, पढ़कर आपको समझकर 3 के उत्तर दीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ। ओके, फिर मैं आपको इसका गद्यांश का समझा देता हूँ। बाकी जरूरत नहीं कि यही है, कोई भी आपका आ सकता है, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है। बाकी सिंपल आते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ गद्यांश का बताऊँ, ये पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर संबंध दिया हुआ है। पहले तो आप क्वेश्चन ही पढ़िए, मानव ने पर्यावरण प्रदूषण किसके नाम पर किया है? तो ये नाम लाइन आप देखिए, तो आपको लिखा हुआ है जो प्रकृति के नाम पर किए गए आविष्कारों से निर्मित है। तो आपको लिख देना है मानव ने पर्यावरण प्रदूषण प्रकृति के नाम पर किया है, प्रकृति के नाम पर किया है। इस बार वर्तमान काल की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या क्या है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर है। तो वर्तमान काल की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। नेक्स्ट है, प्रदूषण किसके कारण निर्मित होता है? तो देखिए किसके कारण निर्मित होता है, तो जो आपका प्रदूषण होता है आविष्कार द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये आपको लाइन उसी में मिल जाता है। तो इस बार से आपको क्या है, छांट कर आपको जो गद्यांश दिया जाता है उसी से छांटकर आपको उत्तर देना पड़ता है। तो सिंपल रहता है। ओके, प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 20वां क्वेश्चन, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहती है। एक आपकी काव्य खंड से आएगी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और एक आपकी गद्य खंड से रहती है। काव्य खंड से देखें तो ये आपका दिया, हम तो एक एक कर ही जाना, 2 ही कही 3 ही ताना। पहले तो आपको पढ़ते ही तुरंत समझना है कि ये हमारा जो काव्य खंड से लिया गया है ये किस अध्याय से है, किस अध्याय से, उसके रचयिता कौन है। तो हमने समझ गया कि ये कबीर के से लिया गया है। अथवा वाला देखें, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं है बस यही है, तो समझ गए कि घर की याद से लिया है। जिसके लेखक कौन है, जिसके हमारे कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो इतना तो पहले आपको समझना है। जिससे अगर इतना आप समझ लेते तो आपको क्या है, संदर्भ लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। प्रसंग में आपको 1-2 लाइन में बता देना पड़ता है कि उसकी किसकी टॉपिक की बात हो रही है, व्याख्या फिर आपको करनी पड़ती है। चलिए मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो ये आपका दिया हुआ संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। ओके, संदर्भ में आपको बताना प्रस्तुत जो पद्यांश होता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया गया है, कबीर के पद से लिया गया है, कबीरदास इसके रचयिता है। प्रसंग दिया हुआ है, 1 से 2 लाइन में प्रसंग बताना पड़ता है। फिर व्याख्या या भावार्थ आपको करना है 3-4 लाइन में। ओके, बाकी से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ ही आपको दोस्तों आपको जो भाव सौंदर्य होता है, काव्य सौंदर्य होता है, वो भी आपको लिखना चाहिए। ओके, काव्य सौंदर्य में आपको बताना पड़ता है कि जो हमारा ये पद्यांश है किस भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट आपको लिखने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अथवा में दिया है, मैं मजे में हूँ सही है, इस वाले आपके जो पद्यांश दिया है इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। बाकी संदर्भ में तो आपको बताना है कि प्रस्तुत पद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से घर की याद से लिया गया है, कवि कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो उसमें हमें दिया हुआ, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में एक बात थी। तो जैसे हमने देखा तो ये हमारे नमक के दरोगा वाले से लिया गया है। ओके, प्रेम, जिसके लेखक कौन है, प्रेमचंद। ओके, नेक्स्ट अथवा में त्रिलोक सिंह मास्टर का समान नियम था। त्रिलोक सिंह मास्टर आया, यानी हम समझ गए कि गलता लोहा वाले चैप्टर से लिया गया है। चलिए इनका हम देख लेते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, इस वाला जो गद्यांश हमारा, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपका ये दिया हुआ है। संदर्भ में तो आपको यही बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह
नमक के दरोगा से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। के प्रसंग दिया है, व्याख्या दी है और विशेष दिया होगा। इसमें आपको विशेष लिखना पड़ता है। गद्यांश में आपको लिखना है विशेष, और अगर पद्यांश रहता है तो उसमें आपको काव्य सौंदर्य लिखना पड़ता है। और विशेष में भी आपको यही बताना पड़ता है किस प्रकार की भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ओके, और इसमें मुहावरा लोकोक्ति का प्रयोग है कि नहीं है, वो आपको बताना पड़ता है। तो ये हो जाएगा। पढ़ते हैं, बाकी आपने चैप्टर समझा है तो अपनी लैंग्वेज में आप व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा त्रिलोकी सिंह मास्टर का समान नियम था, इसका दिया हुआ है हमारा संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो इसको भी एक बार आपको पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी और भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको यहाँ कवर करा रहा हूँ। तो कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या है, पथलेखन रहने वाला, उसका निबंध लेखन रहता है। पथलेखन में क्या है? परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश यानी कलेक्टर को आपको आवेदन पत्र लिखवाना है, अथवा में हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका रहने वाला है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको लिखना है। किस तरीके से आपको लिखना है? सिंपल आप देख सकते हैं, प्रति जिलाधीश महोदय, फिर आप ग्वालियर, जिस भी आपको जिले से आपको लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में तो बताया नहीं जाता है। फिर विषय लिखना है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, और फिर महोदय बताना कि माध्यमिक शिक्षा मंडल, आपको यहाँ लिख देना है कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से लैंग्वेज में लिखते हैं। आपको बताना है कि जो मेरी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं का जो समय नज़दीक हो गया है, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तेज आवाज़ से बजने वाले लाउड स्पीकर हमारी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मात्रा में कर्णभेदी आवाज़ से मानसिक संतुलन को अशांत कर रहे हैं। छात्रों को बस में ध्यान रखते हुए परीक्षा काल की अवधि तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। ओके, उस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं। हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है, तो इस प्रकार से आपको रहने वाला है। एक बार पढ़ लीजिए तो ही आपको पढ़ते ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फॉर्मेट आप देख ही रहे होंगे। तो ये हमारा हो जाता पत्र लेखन। फिर नेक्स्ट आ जाता हमारा निबंध लेखन। निबंध लेखन आपको क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको जीवन में खेलों का महत्व, और उसके साथ ही आपको विद्यार्थी जीवन अनुशासन, ये 2-3 टॉपिक पर आपको तैयार करके जरूर रखिएगा। इनमें से कोई भी आ जाएगा, आपसे बन जाएगा। ओके, इनमें से 2-3-4 टॉपिक आपको पढ़ के रखना है, और अपनी लैंग्वेज में आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने तो आपको एक बार देख लीजिएगा, अगर गाइडों से भी आप देख रहे हैं तो हेडिंग बस पढ़ लीजिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। 3-4 टॉपिक में तैयार कर लीजिएगा, कोई ना कोई एक आ ही जाएगा और आपका यहाँ से नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हिंदी का और आपको ये मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको कराया, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर, इसमें हर प्रकार के इंपॉर्टेंट मैंने कवर करने का प्रयास किया। साथ ही आपको इससे आपको क्या है, अगर आपने मेरे साथ ही पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व किया है तो आपको पेपर पैटर्न पता चल गया, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको क्या समझ में आ गया होगा। बाकी आगे मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जल्दी से जल्द टॉप 50 बता दूं, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दूं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग साडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से हिंदी का कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।